जो ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आया 239AA से, उसने जनता को उसकी सॉवरेनिटी वापस करी, उसकी सॉवरेनिटी दिल्ली की जनता को वापस करी, जो उसके पास दिल्ली की जनता के पास नहीं थी लोकल इश्यूज पे। तो उस सॉवरेनिटी को वापस लेना वो संविधान के स्पिरिट के खिलाफ। इस प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया, जैसे कि आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने इंटरप्रेट किया, और उसमें उन्होंने उसको क्लियरली कहा कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो क्रिएट हुई है, ये जो 239AA एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज है, और ये इससे जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट हुई है उसका क्षेत्राधिकार लोकल इश्यूज पे पक्का है। जहां तक रूल का सवाल है, जहां तक रोजमर्रा की कार्रवाई का सवाल है, वो स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर वो गवर्नमेंट के हाथ में है, और गवर्नर जो है एड एंड एडवाइस पे काम करना पड़ेगा। ठीक है। अब लगता है जब ये बात आ गई संविधान में और सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स को डिफाइन कर दिया, तो अब ये नया अमेंडमेंट लाके आप 239AA को फिर से रीइंफोर्स कर रहे हो अपनी मर्जी से जी, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के खिलाफ। अब संविधान को पलटना आसान नहीं है, इसलिए सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने ये सोचा कि ये परिवर्तन लाओ, जिससे कि वो जो पावर मिली है स्टेट को, वो सुप्रीम कोर्ट ने दी है, उसको फिर किसी तरह से कम किया जाए। नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी, आप देख रहे हैं लीगल रिपोर्टर। आपको याद होगा दिल्ली को लेकर एक केंद्र सरकार ने संसद से एक अमेंडमेंट एक्ट पास किया है, संशोधन कानून पास किया है, जिसमें केंद्र सरकार ने जो दिल्ली सरकार की शक्ति हैं, जो वर्तमान में केजरीवाल सरकार चल रही है, उसकी ज्यादातर शक्तियों को एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर में निहित कर दिया है। या इस पूरे कानून का साफ तौर पर मतलब है कि आपको इंडिपेंडेंट निर्णय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं ले पाएंगे और एलजी ही इज द बॉस होगा। और ये कानून लाने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में, जो संवैधानिक पीठ थी, उसने कहा था कि एलजी डे टू डे अफेयर्स में हस्तक्षेप नहीं कर सकते अनलेस की 3 विषय, लैंड, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर। लेकिन आज जो महत्वपूर्ण दिन है वो इसलिए है क्योंकि भयंकर कोरोना काल चल रहा है, आपदा जिस तरह की है देश भर जानता है, लेकिन आज के दिन सुप्रीम कोर्ट, माफ कीजिएगा, केंद्र सरकार ने उस जो बिल पास किया था उसको नोटिफाई कर दिया है, यानी कि एक तरह से उसको कानून बना दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से सीनियर एडवोकेट दिनेश द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। दिनेश जी का मैं आपको परिचय करा दूं, करीब 4 दशक का कानून का वो अनुभव रखते हैं, वकालत का अनुभव रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में तमाम बड़े संवैधानिक मामलों में वो सुप्रीम कोर्ट में पेश होते रहे, और इसके साथ ही न्यूज क्लिक वेबसाइट के लिए उन्होंने इस पूरे जो कानून बिल आया है, अब तो फिलहाल कानून बना है नोटिफिकेशन में, उस जिस समय बिल आया था उस पर उन्होंने पूरी समीक्षा लिखी थी। तो सर, मुझे दिनेश जी सबसे पहले तो बताइए कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ की मंशा और ये एक्ट, इन दोनों में आप कितना बड़ा गैप देख रहे हैं सर? जहां तक मैं समझता हूं गैप तो बहुत बड़ा है जी, पर इस बात को समझने के लिए आपको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। जैसे कि इसको जब तक हम दिल्ली सरकार के इतिहास के साथ नहीं देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। जी, देखिए, जब संविधान बना था तब उस समय यूनियन टेरिटरीज कोई थी नहीं। ये तो सन 56 में यूनियन टेरिटरीज पहली बार आई। तो अगर आप उसको ऐतिहासिक रूप से देखते हैं तो 56 के बाद जो है यूनियन टेरिटरीज आई हैं। उसके पहले पार्ट सी और डी स्टेट्स होते थे। कुल 6-7 यूनियन टेरिटरीज थी। फिर एक आर्टिकल 239AA आया, 1960-62 उसमें उन्होंने बाकी यूनियन टेरिटरीज के लिए
अदर देन दिल्ली के लिए उन्होंने एक थोड़ा बहुत रिप्रेजेंटेटिव गवर्नेंस का एक प्रावधान किया, और उसमें यह था कि पार्लियामेंट ही सब कुछ करेगा, बनाएगा कि कितना उनको बाय लॉ कितना उनको रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर देना है। जी। दिल्ली को एक्सक्लूड किया रहा। दिल्ली इसका मतलब 1992 91 92 तक जो है ये दिल्ली जो है सेंट्रल कंट्रोल में चलता रहा पूरा, और यूनियन ही उसमें लेजिस्लेशन करती थी और यूनियन ही एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेती थी। अब 239 ए आया, उसमें जो है शायद 87 में या 91 92 में आया जी। तो उसपे जो है पहली बार दिल्ली के सिटीजन्स के लिए उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का एक प्रावधान किया। जी। देखिए, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट छोटी चीज नहीं होती है। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नेंस में होता यह है कि पहले तो आपकी ये डेमोक्रेटिक वेस्टमिनिस्टर मॉडल का ही एक प्रकार है, तो उसमें सबसे पहले जरूरी होता है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सरकार की, और ये दो तरह से होती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तो पब्लिक को होती है जो कि डायरेक्ट इलेक्शन से होती है, उसका प्रावधान किया गया, डायरेक्ट असेंबली को डायरेक्ट इलेक्शन से इलेक्ट करेंगे। और फिर दूसरा जो होती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आपके जो रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेचर है उसके उससे आप आंसरेबल हैं, आप रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होते हैं। और लेजिस्लेचर जो है आपको ऑडिट करता है रोज, डे इन डे आउट, और पीरियोडिकली जनता करती है 5 साल में। तो ये सब सारे सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने की मंशा ये थी कि दिल्ली में जो पावर कॉन्सेंट्रेटेड थी सेंटर के हाथ, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, उसको डिसेंट्रलाइज करना था। और डिसेंट्रलाइज इस तरह से करना था कि दिल्ली के सिटीजन्स को सॉवरेन बनाया जाए, उनको उनकी सॉवरेनिटी का अधिकार दिया जाए, जैसे कि अन्य स्टेट्स में है। तो काफी कुछ उससे पार पे लाए आप दिल्ली को इस मैकेनिज्म के साथ। बट इम्पोर्टेंट बात यह है कि देखिए, संविधान में इसका प्रावधान किया गया जैसे कि स्टेट्स के लिए है, ताकि पार्लियामेंट उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती, पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकती, संविधान में डाला गया है। तो अब ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जब किया गया, तो उसमें जरूरी था कि आपको लेजिस्लेचर जो आप क्रिएट कर रहे हो डायरेक्ट इलेक्शन से, उसको आपको कुछ संवैधानिक अधिकार देने पड़ेंगे लॉ बनाने के। तो उन्होंने वो स्टेट लिस्ट के अधिकार दिए, केवल वो 3 सब्जेक्ट छोड़ के जो आप जिसका नाम आपने लिया था, लैंड पुलिस और पब्लिक ऑर्डर, लैंड पुलिस और पब्लिक ऑर्डर। हाँ, तो बाकी उनको क्षेत्राधिकार दिया कि वो लेजिस्लेट कर सकते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है एग्जीक्यूटिव एक्सरसाइज में, वो गवर्नमेंट की एड और एडवाइस पे काम करेगा। बिल्कुल, ये एड एंड एडवाइस जो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट और अहम पार्ट है, लिंचपिन है जिसको हम कहते हैं। कि अगर आप मान लीजिए सरकार रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बना दीजिए डायरेक्ट इलेक्शन से, पर अगर एलजी अपनी मर्जी से काम करेगा तो फिर फायदा क्या हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन कहाँ हुआ? ठीक बात है, यस। तो लिहाजा एड एंड एडवाइस डालने का मतलब ये है, क्योंकि एड एंड एडवाइस डिफाइंड टर्म था। सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुकी थी कि गवर्नर जो है वो बाउंड है बाय एड एंड एडवाइस, प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय एड एंड एडवाइस। तो एलजी को एड एंड एडवाइस पे काम करने का मकसद ही ये था कि जो लोकल इश्यूज हैं, लोकल मैटर्स हैं, जिसपे कि स्टेट को, लेजिस्लेचर को और स्टेट एग्जीक्यूटिव को जुरिसडिक्शन है, वो जो है आप लोकल इश्यूज पे गवर्नमेंट की एड एंड एडवाइस पे काम करेंगे। अब केवल एक छोटा सा उसमें 239 AA4 में एक ये रख दिया गया एक्सेप्शन कि गवर्नर जो है डिफर करेगा, कर सकता है, और डिफर करके वो रेफर करेगा प्रेसिडेंट को फॉर अप्रूवल, एसेंट। अब सवाल ये है, देखिए, इस प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया, जैसे कि आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ ने इंटरप्रेट किया, और उसमें उन्होंने इसको क्लियरली कहा कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो क्रिएट हुई है, ये
जो 239AA एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज है, और ये इससे जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट हुई है उसका क्षेत्राधिकार लोकल इश्यूज पे पक्का है, और एलजी जो है डिफर हर बात पे नहीं कर सकता। वो कोई एक्सेप्शनल इशू हो, जैसे कि फर्ज कीजिए कि लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया हो जो सेंट्रल लॉ पे हिट कर रहा हो, या इनकंसिस्टेंट हो, या कोई एग्जीक्यूटिव डिसीजन सेंट्रल लॉ के वायलेशन में हो, तो या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में या लेजिस्लेचर में कोई सेंटर के खिलाफ कोई अनाप शनाप बात हो रही हो, तो आप तब आपका एलजी इंटरवीन कर सकता था, डिफर कर सकता। पर जहां तक रूल का सवाल है, जहां तक रोजमर्रा की कार्रवाई का सवाल है, वो स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर वो गवर्नमेंट के हाथ में है, और गवर्नर जो है एड एंड एडवाइस पे काम करना पड़ेगा। ठीक है। अब लगता है जब ये बात आ गई संविधान में और सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स को डिफाइन कर दिया, तो अब ये नया अमेंडमेंट लाके आप 239AA को फिर से रीइंफोर्स कर रहे हो अपनी मर्जी से जी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ। यानी कि मतलब आप साफ तौर पर ये कह रहे हैं सर, दिनेश सर, कि 239AA लाने की जो मंशा थी, कहीं ना कहीं उस एक्ट ने उस मंशाई को पूरी तरह से रिवर्ट कर दिया है। बिल्कुल, काफी कुछ उसको आघात किया है। जी, ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा ये बताइए, एक तो ये जो आपने बातें बताई निश्चित रूप से कि दिल्ली कैसे बनी और ये एक्ट कैसे आया, मुझे दिनेश जी ये थोड़ा सा समझाइए, आखिर दिल्ली के इस करेक्टर को इतना क्लिष्ट रखा क्यों गया, नंबर वन, और एलजी को पावर से पूरी दिल्ली की इलेक्टेड सरकार के ऊपर एलजी को बैठाने का सेंस क्या था? देखिए, एलजी को ऊपर नहीं बैठाया गया, यही तो मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा था। जब मैंने एलजी को ये कहा गया कि वो गवर्नमेंट की एड एंड एडवाइस पे काम करेगा। अब देखिए, अगर आप संविधान की स्पिरिट से एक्ट नहीं करते हैं, जिसको हम सोशल मोरालिटी कहते हैं, तो आप फिर उसमें मीन मेख निकालते हैं, नुक्स निकालते हैं और अपने पावर को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब संविधान को पलटना आसान नहीं है, इसलिए सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने ये सोचा कि ये परिवर्तन लाओ जिससे कि वो जो पावर मिली है स्टेट को, वो सुप्रीम कोर्ट ने दी है, उसको फिर किसी तरह से कम किया जाए। ये है सवाल। ये पर इसके लिए आपको ये समझना होगा कि परिवर्तन क्या है, इस पे जो है चर्चा होना जरूरी है। जी जी जी, ये जो एक्ट में ये जो मैं सेंटेंस आपको पढ़ दे रहा हूं, ओपिनियन ऑफ द एलजी शैल बी ऑब्टेन ऑन ऑल सच मैटर एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द एलजी। ये जो सेंटेंस है सर, इसका थोड़ा सा मीनिंग अगर एक्ट के प्रावधान के हिसाब से बता दें। देखिए, इसको समझने के लिए आपको पहले जो अमेंडमेंट, मुश्किल से 4 अमेंडमेंट है बेसिकली, तो समझना। पहला अमेंडमेंट तो ये है कि जो गवर्नमेंट का मतलब ये है एलजी। देखिए, इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि हर स्टेट गवर्नमेंट का मतलब गवर्नर है, और गवर्नर की एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट गवर्नमेंट एक्सरसाइज करती है एड एडवाइस पे, तो उससे तो कोई बहुत बात बनती नहीं है और कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है। अब जो दूसरी बात है, उसमें उन्होंने जो गड़बड़ी की है वो ये है कि ये कहा है कि स्टेट अपनी ही क्षेत्राधिकार में, स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पे अगर कानून बनाता है तो वो इंसिडेंटली इंक्रोच नहीं करेगा सेंट्रल लॉ पे ही। अब ये इंक्रोचमेंट का जो कानून है वो ये है कि जहां पर फेडरल सिस्टम होता है तो वहां पर सेंटर और स्टेट की पावर, लेजिस्लेटिव पावर डिफाइन होती है। बिल्कुल। अब स्टेट जब कानून बनाता है या सेंटर जब कानून बनाता है तो दोनों के अपने अलग अलग क्षेत्राधिकार हैं और इंक्रोच नहीं कर सकते। बिल्कुल। पर जब कानून बनाता है तो उस कानून को पूर्णतया उसको इफेक्टिव बनाने के लिए कभी कभी उसको सेंट्रल लिस्ट में इंक्रोच करना पड़ता है। तो इसको हम कहते हैं इंसिडेंटल इंक्रोचमेंट। अगर इंसिडेंटल इंक्रोचमेंट है सेंट्रल लिस्ट पे, पर अगर स्टेट अपने पिथ एंड सब्सटेंस या सब्सटेंशियली अपनी ही लिस्ट पे है,
और उसको इफेक्टिव बनाने के लिए अगर इंसिडेंटली इंक्रोच करता है सेंट्रल लिस्ट पे कानून को संपूर्ण करने के लिए, तो वो ठीक है, उसमें कोई गैर कानूनी बात नहीं है। तो क्योंकि ये कोर्ट्स ने रियलाइज किया कि कोई भी कानून पूर्णतः आप लागू करने के लिए और अच्छी तरह से बनाने के लिए आपको ये जरूरी होगा कि इंसिडेंटल इंक्रोचमेंट होंगे नॉर्मली, और ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें कि हम ये देखते हैं कि ऐसे इंक्रोचमेंट नहीं होंगे। तो इसलिए ये इंसिडेंटल इंक्रोचमेंट जो है स्टेट लेजिस्लेचर दिल्ली का लेजिस्लेचर कर सकता था सेंट्रल लिस्ट पे, पर अब इन्होंने ये किया दूसरे अमेंडमेंट से कि साहब आप इंसिडेंटल इंक्रोचमेंट नहीं कर सकते, जिसका मकसद ये हुआ कि स्टेट की पावर टू लेजिस्लेट इफेक्टिवली, अच्छा कानून और इफेक्टिव कानून बनाने का वो आधी हो जाती है, अधूरी हो जाती है। तो अब जो भी बनाएगी वो बहुत ही बचाव करके और जिससे कि वो इफेक्टिव कानून नहीं बना पाएगी। तो सेंटर का क्षेत्र एक कार्व आउट कर दिया गया, बिल्कुल लकीर खींच के दीवार बना दी। अब इसको आगे बढ़ाते हुए जो है उन्होंने ये कहा कि आप जो है लेजिस्लेचर में या उसकी कमेटी में डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन का जो है डिस्कशन नहीं कर सकते, क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते। अब बताइए डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट का है, क्यों नहीं कर सकते क्रिटिसाइज? पर अब चूंकि आपकी मंशा है धीरे धीरे लेफ्टिनेंट गवर्नर को पावर वापस लेने की, सेंटर को पावर वापस लेने की, लिहाजा आपने ये भी डाल दिया कि आप डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में आप क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे, ठीक है, असेंबली में, ठीक है। अब चौथा उसी तारतम्य में वो है आखिरी, जिसको कि हमें समझना पड़ेगा, उसकी धारा तेल और तेल की धार क्या है। चौथा जब ये कहता है कि गवर्नर आप एलजी की ओपिनियन लेंगे उन मसलों पे जिसपे कि वो इंडिकेट करेगा, तो भाई क्यों लेंगे आप? अगर स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे हम लेजिस्लेट कर रहे हैं तो ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, ये जनता का संवैधानिक अधिकार है, जनता सॉवरेन है। पर अगर आप ये सब करते हो कि आप जनता से उसकी सॉवरेनिटी ले रहे हो, आप ये कहते हो कि एलजी जो है अब उसके ओपिनियन के बिना उन विशेष बिंदुओं पे जिस पे एलजी कहेगा आपको लॉ नहीं बना सकते। अब सवाल ये है कि अगर ये बात अपहोल्ड हो जाए तो एलजी की पावर तो बहुत बढ़ गई ना, ठीक बात है, हो गई कि वो पता नहीं क्या ये करेगा। ये बात मेरे समझ में आती है कि एलजी डिफर करे जहां की किसी स्टेट लॉ में सेंटर का मतलब सेंट्रल लिस्ट का इंक्रोचमेंट हो या सेंट्रल लॉ को की इनकंसिस्टेंसी हो, तो समझ में आता है बात कि गवर्नर कह सकता है भाई प्रेसिडेंट से असेंट ले लीजिए, समझ में आता है लॉजिकल। पर ये यहाँ पर तो आप कह रहे हो कि हम जो चाहेंगे कहेंगे कि इस पे आप मेरी प्रायर ओपिनियन लीजिए। ठीक है, ठीक है। अब प्रायर ओपिनियन नहीं दे रहे, अगर आपने हम प्रायर ओपिनियन नहीं ली हमसे तो हम डिफर करके सेंटर को रेफर कर देंगे प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को रेफरेंस का मतलब सेंटर, ठीक बात है। तो लिहाजा लेजिस्लेटिव क्षेत्राधिकार को उन्होंने बिल्कुल आधा अधूरा कर दिया। ठीक है, मुझे दिनेश जी अब ये थोड़ा सा समझाइए कि जब इतना सब कुछ कर दिया था, मतलब अगर दिल्ली की जनता का एक आम वोटर जिसने अरविंद केजरीवाल और बीजेपी या कांग्रेस में अरविंद केजरीवाल को चुन के एक सरकार बनाने में एक सरकार बनाई, अगर उसके मन में बात ये आती है कि जब एलजी ही सब कुछ डिसाइड करेंगे तो फिर इस सरकार की जरूरत क्या रह गई। तो मुझे अब ये बताइए, मुझे ये थोड़ा सा बहुत उसमें समझाइए कि फिर इस सरकार की अब क्या जरूरत है। आप केंद्र हैं, आप दिल्ली चलाते रहिए, कोई समस्या ही नहीं है, फिर तो कानून में ये बदलाव करिए। देखिए, इस बात को आपको मद्देनजर रखना पड़ेगा जी कि हमारे यहाँ जो सेंटर में सरकार है वो सेंट्रलाइजेशन पे बिलीव करती है, डिसेंट्रलाइजेशन पे बिलीव नहीं करती। जैसा तो कि आर्टिकल में जम्मू कश्मीर का जिक्र भी किया आपने, तो आपने देखा जम्मू कश्मीर को। अब मेरा अपना रीडिंग संविधान की ये है कि किसी भी स्टेट को आप डिमोलिश नहीं कर सकते, आप डिफरेंट टेरिटरी कर सकते हैं पर स्टेट को नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप हर स्टेट को डिमोलिश करने लगेंगे तो फिर तो आप फेडरलिज्म खत्म कर देंगे, ये पावर आपको नहीं है।
पर anyway, वो तो खैर छोड़िए, बिसाइड्स द पॉइंट। पर पॉइंट यहाँ पर ये है कि डिसेंट्रलाइजेशन में चूंकि सरकार यकीन नहीं करती है और ओवर सेंट्रलाइजेशन पे यकीन करती है, तो लिहाजा उनको ये बात नहीं पच रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बेनिफिट दिया दिल्ली लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को, वो उनको नहीं समझ में, उनको नहीं एग्री करते वो उससे, और लिहाजा उसको धीरे 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 वो छाट छाट के उसको खत्म करना चाहते हैं। ये है सवाल। तो पावर सेंट्रलाइजेशन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं वो, ये युद्ध चलता रहता है। देखिए, जहां एब्सोल्यूट गवर्नमेंट आती है, हमारे यहाँ हमने ये देखा, हमारा तजुर्बा यही कहता है कि हमेशा सेंट्रलाइजेशन की तरफ जाती है बात। पर वहीं देखिए, मजेदार बात यह है कि जहां पर आपको दिक्कत नजर आती है वहां पर आप सेंट्रलाइजेशन भूल जाते हैं। फॉर इंस्टेंस देखिए, अब वैक्सीनेशन में आपने स्टेट पे डाल दिया, अभी तक सेंट्रलाइजेशन था। पेंडेमिक एक्ट, आप एनडीआरएफ एक्ट, ये सब में आपने सारा कुछ हथिया लिया था। नहीं, तो कोई मैं दिनेश जी आपसे से ही आगे क्वेश्चन करने जा रहा था कि इस एक्ट के लागू होने के एक दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को खूब लताड़ लगाई। अब मुझे बताइए कि इस एक्ट के लागू होने के अगले दिन जब इंजेक्शन कम होगा, जब ऑक्सीजन कम होगी, जब बेड नहीं मिलेंगे, वेंटिलेटर नहीं मिलेंगे, तो हाईकोर्ट किसको लताड़ लगाएगा? देखिए, इस पे इस तरह से बहस कर पाना बड़ा मुश्किल है। जहां तक सवाल यह है कि अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर हस्ताक्षेप करता है, हाईकोर्ट ये फाइंड करेगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हस्ताक्षेप कर रहा है और वैक्सीनेशन नहीं प्रॉपरली होने दे रहा है, तो अगर आवाज उठती है, चैलेंज होगा, तो कोर्ट उस पर जा सकती है इशू पे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई रास्ता नहीं है। हाँ, आप इस बात का सरकार आड़ ले सकती है। अगर सरकार न काम करे तो वो इस बात का आड़ ले सकती है कि हम क्या करें साहब, पावर हमारे पास है नहीं। अब ये बातें जो हैं, देखिए, ये बातें एक पर्टिकुलर इशू को लेके आप उठा सकते हैं, पर हमारा जो समझ है और हमारा जो ग्रीवेंस है, जो मैं समझता हूँ ग्रीवेंस होना चाहिए, वो ये है कि अगर जो ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आया 239AA से, उसने जनता को उसकी सॉवरेनिटी वापस करी, उसकी सॉवरेनिटी दिल्ली की जनता को वापस करी, जो उसके पास दिल्ली की जनता के पास नहीं थी लोकल इश्यूज पे। तो उस सॉवरेनिटी को वापस लेना वो संविधान के स्पिरिट के खिलाफ है। इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल इमोरालिटी कहेंगे। ठीक है दिनेश जी, अब मुझे एक बिल्कुल अंतिम क्वेश्चन मेरा, मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिए, आखिर दिल्ली को लेकर इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्यों रखी गई थी? देखिए, इसका जवाब तो शायद आपको कोई नहीं दे पाएगा। लोग ज्यादातर आपको ये बता सकते हैं कि उनकी समझ इसके बारे में क्या है। यस। एक तो जो रीजन दिया जाता है, जो कि कमिटीज बनी थी, उन्होंने रीजन दिया कि भाई दिल्ली ऐसा है कि जहां नेशनल कैपिटल भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, तो क्लैश ऑफ पर्सनालिटी, क्लैश ऑफ फील्ड हो सकता है। तो इसलिए दोनों के अपने अपने डिफाइंड एरिया विथ लिमिटेड पावर दे दिया जाए। ये 239 का यही एक मंशा है, डिफाइंड पावर और लिमिटेड पावर, दोनों की, सेंटर और स्टेट दोनों की। पर हम जहां तक अपनी राय दे सकते हैं कि मुझे इस बात में कोई दिक्कत नहीं महसूस होती कि दिल्ली को स्टेट बना के उसको वही पावर दे दिया जाए जो कि और स्टेट्स को है। क्या दिक्कत है भाई? पहले दिल्ली तो पंजाब स्टेट में आते ही था। ठीक है। दूसरा ये कि अगर ये सब हम छोड़ भी दें तो स्टेट की पावर हमारे संविधान में डिफाइंड है, सेंटर की पावर डिफाइंड है। सेंटर की पावर ओवरराइडिंग है और ऐसे कई प्रावधान है, 249, 250, 252 प्रावधान है जहां की किसी भी इमरजेंसी और नेशनल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे सेंटर स्टेट की पावर ले सकती है। बिल्कुल। क्या दिक्कत है? ये तो हमें एक बात समझ में नहीं आती, दिल्ली को स्टेट न बनाने का कोई कारण नहीं। ठीक है। अब निश्चित रूप से एक बात तो दिनेश जी तय है कि एक्ट चैलेंज होने जा रहा है
उसमें कोई दो राय नहीं है, एक्ट तो चैलेंज होगा। क्या उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से आपको? ये सवाल बड़ा टेढ़ा है और इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल है। आप वरिष्ठ वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में स्थितियों को जानते हैं, इसलिए मैंने आपसे पूछा जी। ये परिस्थिति इतनी तेजी से बदल रही है, कोविड का इफेक्ट, सेंटर का इफेक्ट, सुप्रीम कोर्ट का अपना कितना कलेजा है ये देखना पड़ेगा, कोर्ट्स का क्या क्या रुख होगा। तो बड़ा मुश्किल है कह पाना कि क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट। पर जहां तक मैं कह सकता हूं, मेरे हिसाब से अगर आप समझे तो मेरे हिसाब से मैं अपने विचार व्यक्त कर चुका हूं कि ये सही नहीं है। ये जनता को जो संविधान ने गिफ्ट दिया है सॉवरेनिटी का और फ्रीडम का, ऑटोक्रेसी और अनइलेक्टेड को खत्म करके, वो जो है उसको ये निगेट करता है, उसको ये खत्म करता है। ये सही नहीं है, संवैधानिक रूप से सही नहीं। और निश्चित रूप से इसीलिए आपने कहा कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021 आया, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता था कि केंद्र सरकार और खासकर संविधान की जो मंशा है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होना चाहिए, और फेडरल सिस्टम में राज्य और केंद्रों की अलग अलग पावर, अलग अलग शक्ति, अलग अलग कार्य होने चाहिए, सरकारों का डिवीजन भी अलग होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इस अमेंडमेंट बिल और उसके बाद आज जो एक्ट पास हुआ है, उससे कहीं ना कहीं सरकार की वो जो मंशा सेंट्रलाइजेशन की है, यानी कि संविधान के अगेंस्ट, उस मंशा को वो जरूर जाहिर करता है। फिलहाल उम्मीद अब सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट इस एक्ट को किस तरह देखेगा। दिनेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी एक ही प्रॉब्लम है कि सुप्रीम कोर्ट कब सुनेगा। देखिए सर, पेंडेमिक की स्थिति है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।